कहते हैं दलाई लामा कभी मरते नहीं हैं, यानी कि उनका शरीर तो मर जाता है लेकिन उनकी आत्मा फिर से लौट आती है पुनर्जन्म के रूप में। इस बात में कितनी सच्चाई है हम आगे चल के देखते हैं। दलाई का मतलब होता है समुद्र और लामा का मतलब होता है गुरु, यानी कि एक ऐसा गुरु जिसे समुद्र जितना ज्ञान हो, यानी कि ज्ञान का सागर। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? क्या उनका सच में पुनर्जन्म होता है? फिलहाल में जो दलाई लामा हैं वो कौन हैं? पहले दलाई लामा कौन थे? इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस सब की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी में, जब एक जे-सोंग खापा नाम का आदमी एक स्कूल का निर्माण करता है जिसका नाम होता है गैलोक स्कूल, या फिर उसे येलो हेड स्कूल भी कहते हैं। उस स्कूल में बुद्धा की टीचिंग्स को सिखाया जाता था। उस स्कूल के और जे-सोंग खापा के पहले स्टूडेंट का नाम था पेमा दोरजे, या फिर उन्हें उनके मॉन्क नेम गेंडोन ड्रुप के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स, फिलोसफीज, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल नॉलेज काफ़ी डीपली गेन करी, और वही थे पहले दलाई लामा। जे-सोंग खापा की डेथ के बाद वो उस स्कूल को चलाने लगे, जिनकी वजह से वह स्कूल धीरे धीरे इतना ग्रो हो गया कि लोग गेंडोन ड्रुप या फिर पहले दलाई लामा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानने लगे। उनके डिसिपल्स की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही समय में वो साउथर्न तिब्बत के सबसे ग्रेट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी के टीचर बन गए, और कुछ समय बाद अपने हार्ड वर्क की वजह से तिब्बत के सबसे बड़े लामा बन गए। उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में पास के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। जब वह बच्चा 3 साल का होता है वो अपने आप को दलाई लामा बताने लगता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो अपने घर वापस यानी कि मोनेस्ट्री में जाने की जिद करने लगता है। वहाँ पर जाते ही वो सभी हाई लामास को यानी कि गुरुओं को पहचान जाता है और उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ कहानियाँ भी बताता है। 12 साल की उम्र तक हर किसी को विश्वास हो जाता है कि हाँ, दलाई लामा का पुनर्जन्म हुआ है। 17 साल की उम्र में ही वो एक गुरु बन जाते हैं और लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं, और फिर से पहले की ही तरह वो तिब्बत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन जाते हैं। इनकी मृत्यु 1542 में हो जाती है। तीसरे दलाई लामा का जन्म भी पास के ही एक गांव तोलुंग में होता है। वो भी छोटी सी ही उम्र से खुद को दलाई लामा घोषित कर देते हैं। उन्हें अपने पिछले जन्म की कई सारी कहानियाँ याद होती हैं। वो भी पिछले दोनों दलाई लामास की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। इसी तरह 1589 में 4th, 1617 में 5th, 1683 में 6th, 1708 में 7th, 1758 में 8th, 1805 में 9th, 1816 में 10th, 1838 में 11th, 1857 में 12th, 1876 में 13th और फाइनली 1935 में 14th यानी कि प्रेजेंट दलाई लामा का जन्म हुआ। इनमें से कुछ दलाई लामास को ढूंढना तो आसान था क्योंकि वो खुद ही अपने बारे में बता देते थे, लेकिन बाकियों को ढूंढना कोई खेल नहीं था। उनकी जगह कोई भी ले सकता था और उस ओहदे का गलत उपयोग कर सकता था। इसीलिए आखिर एक दलाई लामा को ढूंढा कैसे जाता था? तो दलाई लामा को ढूंढने के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जब भी कोई दलाई लामा की डेथ हो जाती है वो अपनी डेथ से पहले किसी जगह या डायरेक्शन को बताते हैं जहाँ पे उनका पुनर्जन्म हो सकता है। तो उनकी मृत्यु के बाद तुरंत जो हाई लामास होते हैं वो खोज में निकल जाते हैं। हाई लामास के सपनों के आधार पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। उन्हें दलाई लामा की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद ऐसे सपने आने लगते हैं जिनमें वो अगले दलाई लामा की शक्ल या फिर जिस जगह पे वो पैदा होने वाले हैं वो देख सकते हैं। उस जगह के सभी न्यू बॉर्न बच्चों को उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उनका एक इंटेंस टेस्ट लिया जाता है जो कि डिसाइड करता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। दलाई लामा बनना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें बहुत ही टफ फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक दलाई लामा को कंप्लीट साइंटिफिक, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल नॉलेज होती है। ऐसे ही उन्हें ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। प्रेजेंट के जो दलाई लामा हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। उनके कई वीडियोस, उनके कई पॉडकास्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। उनका जो ह्यूमर है उसे देख के ही मज़ा आ जाता है। अभी उनकी उम्र 86 साल है और पिछले 62 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वो इंडिया में रह रहे हैं। दलाई लामा हिमाचल के एक छोटे से गाँव में जिसका नाम है मकलोडगंज, वहाँ अपने 80,000 डिसिपल्स के साथ रहते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। 15 साल की उम्र से ही तेंजिन ग्यात्सो यानी कि 14th दलाई लामा ने तिब्बत के लिए चाइना के अगेंस्ट कई प्रोटेस्ट और प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे।
लेकिन यहाँ पे उनकी खासियत यह थी कि उन्होंने दोनों साइड से किसी को भी हथियार उठाने का मौका नहीं दिया। उनका कहना था कि आओ बैठकर बात करते हैं, ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो बैठकर आराम से हल ना किया जा सके। लेकिन चाइना तो चाइना है, वो तिब्बत पर अटैक करता गया और फाइनली उसे कब्जे में कर लिया। दलाई लामा को वहाँ से बैन कर दिया गया क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जो चाइना के सामने इस काम में उनके सामने चट्टान की तरह खड़े थे, जिसकी वजह से 1959 में उन्हें इंडिया आना पड़ा। दलाई लामा इंडिया को अपना घर मानते हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि मैं भारत की संतान हूँ और दाल रोटी पे पलता हूँ। जवाहरलाल नेहरू उस समय इंडिया के पीएम थे। वैसे तो उनके ऊपर कई कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि उनके बिना इंडिया कभी आज़ाद नहीं हो पाता। जब दलाई लामा ने जवाहरलाल नेहरू से इंडिया में रहने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत उन्हें जगह दे दी। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, इंडिया में सबको बराबर का हक मिलेगा और आपका इंडिया में स्वागत है। इस बात को दलाई लामा अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं। इंडिया में रहकर दलाई लामा ने एक इंडिपेंडेंट तिब्बतियन गवर्नमेंट फॉर्म की जो कि तिब्बत के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। उन्होंने कई पीस प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जिसकी वजह से उन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। वो वेस्टर्न देशों में जाने वाले पहले दलाई लामा बने और पूरे वर्ल्ड को अपने वर्ड से इंस्पायर किया। दलाई लामा कहते हैं, कंपैशन इज़ द सीड ऑफ हैप्पीनेस, लव एवरीवन एंड ऑलवेज बी टॉलरेंट। दयावान बनो, बुरे इंसान के साथ भी अच्छा करो। देयर इज़ नो एविल इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू लव एंड कंपैशन। पिछले कुछ सालों में हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी की वजह से चाइना और अमेरिका के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से दोनों देशों के न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई। दलाई लामा ने एक न्यूक्लियर एज पीस प्रोग्राम की भी शुरुआत की। उनका मानना है कि कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए और एक पीसफुल वर्ल्ड की शुरुआत करनी चाहिए। दलाई लामा से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप अगला वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं, इन टॉपिक्स में से आप चूज़ कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।